प्यारे विद्यार्थियों, हमें मालूम है आप सभी इस समय परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। तो विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से ही हम आज का वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि 40 मिनट का पीरियड होता है और उन 40 मिनट का पीरियड जो होता है कक्षा में, उसमें आप कुछ ही प्रश्न सीख पाते हैं। लेकिन हमने आज के वीडियो में गागर में सागर भरने का प्रयास किया। मैं अनिल प्यासी, आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में अपन कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान में एक अध्याय 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सभी के बहुत बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 अंकों के प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न आपकी जो न्यू प्रश्न बैंक है उसमें भी हैं, तो एक प्रकार से प्रश्न बैंक की प्रश्नों का अध्ययन भी हो जाएगा और परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन भी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और हाँ, यदि हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी परीक्षा की तैयारी में थोड़ी भी बहुत सहयोग पहुँचाने में सफल रहे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो को क्रमशः पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य बाद में भी काम में आएगा। तो आपके पास यह वीडियो सुरक्षित रहेगा और इस प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके पहले भी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी प्रश्नों को समझा करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं। आई बटन पर लिंक है, यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो अर्थात इकाई 1 से लेकर के इकाई 3 तक के 2 नंबर के प्रश्नों का वीडियो भी आप तक पहुंचा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यद्यपि हम उस वीडियो को आखिरी में एंड स्क्रीन में लगा देंगे, तो वहां से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और हाँ विद्यार्थियों, यदि आप किसी एक अध्याय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साइड टाइम डाला हुआ है और एक साइड अध्याय का नाम डाला हुआ है। तो आप उस टाइम को क्लिक करेंगे, सीधे वही अध्याय से वीडियो शुरू हो जाएगा, जिससे आपका समय भी बच सकता है। लेकिन एक बार वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में सबसे पहले यूनिट 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। विद्यार्थी यहाँ से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न आने हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। सबसे पहले देखेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो पहला प्रश्न, भावार्थ धाराएं क्या है? तो जब किसी चालक से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भावार्थ के समान प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं को भावार्थ धाराएं कहते हैं और इनका आविष्कार या खोज सर्वप्रथम फोको ने किया था, अतः इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी चालक से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, लेकिन ये जल चक्र के समान गोल गोल टाइप से इस टाइप से होंगी धाराएं, है ना, तो इसलिए इनको भावार्थ धाराएं नाम दे दिया गया। प्रश्न दूसरा, भावार्थ धाराओं के दैनिक जीवन में कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। विद्यार्थी 3 पूछे गए हैं यहाँ पर, लेकिन हमने 5 अनुप्रयोग इसके बता दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो कम से कम 3 तो याद रहेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तर। भावार्थ धाराएं ऊष्मीय एवं अवमंदन प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इन गुणों के आधार पर भावार्थ धाराओं के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। थोड़ी सा समझ लीजिए। ऊष्मीय का मतलब होता है भावार्थ धाराएं हीट उत्पन्न करती हैं। अवमंदन यानी कि चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस गति को रोकने का प्रभाव यानी अवमंदन प्रभाव, गति को अवरुद्ध करने का प्रभाव यानी अवमंदन प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव और अवमंदन प्रभाव को ध्यान में रख करके या इनका यूज करके भावार्थ धाराओं के निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं। पहला, विद्युत प्रेरक बनाने में, दूसरा प्रेरण मोटर बनाने में, और तीसरा चाल मापी बनाने में, और धारा मापी को रुद्रदुल बनाने में। तो 1, 2, 3 और ये 4 ये धारा के अवमंदन प्रभाव पर आधारित है, और प्रेरण भट्टी बनाने में भी भावार्थ धाराओं का उपयोग होता है। ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। अब प्रश्न तीसरा,
व्हीट स्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी और फिर बाद में धारा मापी की कुंजी को दबाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है कि पहले सेल कुंजी ही दबाएं फिर धारा मापी की कुंजी दबाएं? तो जाने लेते हैं उत्तर। व्हीट स्टोन सेतु में सेल कुंजी K1 को पहले तथा धारा मापी की कुंजी K2 को बाद में दबाया जाता है। और इसी प्रकार छोड़ने का क्रम भी होता है कि पहले K2 को छोड़ें और K1 को बाद में छोड़ते हैं। ठीक है, दबाते समय K1 को पहले दबाएंगे, K2 को बाद में, और छोड़ते समय K2 को पहले छोड़ देंगे और K1 को बाद में छोड़ेंगे। तो इस क्रम का ध्यान यदि नहीं रखा गया तो जब संतुलन की स्थिति आती है तो संतुलन की स्थिति प्राप्त होने के बाद भी प्रेरित धारा बहने के कारण धारा मापी में विक्षेप होगा, और विक्षेप होगा तो हम संदेह में पड़ जाएंगे कि संतुलन की बिंदु कहाँ निकली, है ना। तो इसलिए हम इस क्रम को ध्यान में रखते हैं कि पहले K1 को दबाते हैं बाद में K2 को दबाते हैं। प्रश्न 4, स्वप्रेरण एवं अन्योन्प्रेरण में अंतर लिखिए। तो इस साइड अपन बात करेंगे स्वप्रेरण की और इस साइड बात करेंगे अन्योन्प्रेरण की। देखते हैं पहला पॉइंट। तो किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में, ठीक है, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जबकि अन्योन्प्रेरण में किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास स्थित दूसरी कुंडली में, ठीक है ना, दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्प्रेरण कहते हैं। ठीक है। देन दूसरा पॉइंट, तो इसमें केवल एक कुंडली होती है, ठीक है, और इसमें दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है, जबकि इसमें देखते हैं अन्योन्प्रेरण में इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में होती है। ठीक है, अतः यह मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित नहीं करती। चौथा, इसके गुणांकों को यानी स्वप्रेरण के गुणांकों को स्वप्रेरकत्व कहते हैं और अन्योन्प्रेरण के गुणांकों को अन्योन्प्रेरकत्व कहते हैं। प्रश्न 5, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चालक के पृष्ठ या तल से गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखा यानी चुंबकीय बल रेखा की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कौन सी बल रेखा? चुंबकीय बल रेखा। कैसी होना चाहिए? अभिलंबवत गुजर रही हैं। तो ऐसी सभी रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको φP से दर्शाते हैं। थोड़ी यहाँ सूत्र के रूप में समझ लेते हैं कि यदि चालक के पृष्ठ का अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच कोण थीटा हो तो उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB बराबर वेक्टर B डॉट वेक्टर A, यानी आपने समझा हुआ ये सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। तो A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है, तो B डॉट A बराबर होगा कितना हो जाएगा? φB बराबर BA cos थीटा। तो यह एक अदिश राशि होती है। विद्यार्थियों, अब देखते हैं अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो पहला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। तो इस साइड अपन देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा और यहाँ पर देखेंगे दिष्ट धारा के बारे में। ठीक है। तो पहला पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण एवं दिशा दोनों आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं, जबकि डीसी धारा में दिशा नहीं बदलती, दिशा नियत रहती, परिणाम बदले या न बदले। आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा को देखें इस टाइप से दर्शाते हैं ना अपन ये। तो इसमें दिशा एक बार पहले अर्ध चक्र में एक दिशा में, दूसरे अर्ध चक्र में धारा दूसरी दिशा में जा रही है, यानी दिशा बदलती रहती है। और इसमें दिशा नियत रहती है, क्योंकि डीसी धारा को अपन देखें प्रतीक के रूप में ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यह धारा के केवल ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है और ये धारा के तीनों प्रभाव को यानी रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव तीनों को प्रदर्शित करती है। और तीसरा पॉइंट आपने पढ़ ही लिया कि यह प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है, तो इसलिए इसको मापने वाले उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं और दिष्ट धारा को मापने वाले उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, यह अधिक खतरनाक होती है और यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है।
विद्यार्थी यहीं पर प्रश्न बन जाता है क्यों कि प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है डीसी की अपेक्षा क्यों। तो इसे थोड़ी सा आप समझ लेते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज किससे खरमान यानी V0 और आभासी मान यानी कि VRMS में क्या संबंध होता है। तो V0 यानी शिखर मान बराबर √2 गुणित VRMS यानी आभासी मान। अब ये देखें कि यदि 200 प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता है 220 वोल्टेज, आभासी मान को नापते हैं तो यहाँ पर VRMS की जगह हम 220 रख दें। अगर यहाँ पर 220 वोल्ट दे रहे हैं अपन तो 220 वोल्ट कितना बन जाता है देखते हैं। √2 का मान होता है 1.414 के आसपास, तो इसमें 220 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 311, ठीक है, यानी 311 वोल्ट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि -311 से ये 300 + 311 वोल्ट तक चला जाएगा, यानी इसका वोल्टेज का शिखर मान कितना हो जाएगा 311 वोल्ट तक हो जाएगा, ठीक है, जबकि दिए कितना 220। तो इसलिए ये कितना खतरनाक हो जाएगा, है ना, काफ़ी बढ़ जाता है। और डीसी धारा में तो आपने 220 वोल्ट की डीसी धारा देंगे तो वह 220 ही वोल्ट रहेगी, नियत रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऐसा कोई संबंध नहीं होता, इसलिए एसी धारा अधिक खतरनाक होती है डीसी की तुलना में। तो यदि इस प्रकार से कोई कारण आता है तो आप ये उदाहरण लेकर के इस प्रश्न को हल कर सकते, समझा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के रासायनिक प्रभाव को क्यों नहीं प्रदर्शित करती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर है प्रत्यावर्ती धारा पहले अर्धचक्र में एक दिशा में और दूसरे अर्धचक्र में विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है। इस प्रकार एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है, जबकि विद्युत अपघटन के लिए धारा को तो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना चाहिए, है ना, जबकि डीसी धारा तो दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो रही है, दोनों चक्रों में अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इसलिए प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता, अतः दिष्ट धारा से विद्युत अपघटन होता है, प्रत्यावर्ती धारा से नहीं है। तीसरा प्रश्न, नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दिष्ट धारा नहीं, क्यों। तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि घरेलू उपयोग में जो सप्लाई की जाती है वो प्रत्यावर्ती धारा की एसी धारा की जाती है, डीसी धारा नहीं, क्यों। तो इसका कारण यह है कि प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग यानी उपयोग किया जा सकता है, जिसकी सहायता से धारा की प्रबलता को घटा करके बिना ऊर्जा क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। डीसी धारा में तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया नहीं जा सकता, ठीक है। चौथा प्रश्न, प्रत्यावर्ती अमीटर में पैमाने पर अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होते, क्यों, है ना, जो पैमाना बनाया जाता है उसमें बराबर दूरी पर संकेत नहीं बने होते, क्यों। तो प्रत्यावर्ती धारा मापने वाले उपकरण धारा के कौन से प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, और किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये रिलेशन है कि तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः प्रत्यावर्ती अमीटर या वोल्टमीटर के संकेतकों में जो उत्पन्न विक्षेप है तो विक्षेप भी धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप अच्छे से समझिए कि विक्षेप भी धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे समझते हैं कि चूंकि छोटी संख्याओं के वर्ग पास पास होते हैं, जैसे 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ, तो देखिए 1 और 4 में ज़्यादा अंतर नहीं है, 3 का अंतर है। इसी प्रकार 9 और 16 में भी ज़्यादा का अंतर नहीं है, 7 का अंतर है ना। तो छोटी संख्याओं के वर्ग पास पास होते हैं, जबकि बड़ी संख्याओं के वर्ग दूर दूर होते हैं, अर्थात उनमें काफ़ी अंतर होता है। जैसे 5 का वर्ग होगा 25, अब 6 का वर्ग कितना होगा 36, तो यहाँ देखिए कितने का अंतर हो गया, लगभग 11 का। ऐसे ही 7 का वर्ग हो गया 49, तो अंतर और बढ़ गया। 8 का वर्ग हो गया 64, तो अंतर और बढ़ गया। तो बड़ी संख्या के वर्ग दूर दूर होते हैं, इसलिए खाने भी इसी के अनुसार बनाए जाते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को मापने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण में पैमाने पहले पास पास बनाएंगे,
है ना, क्योंकि अंतर कम कम होगा और फिर बाद में दूर दूर होते हैं। 5वां प्रश्न, गुणता गुणांक क्या है या क्यू फैक्टर क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए। तो अनुनाद की तीक्ष्णता का निर्धारण एक विमाहीन राशि द्वारा किया जाता है और इसे हम गुणता गुणांक या क्यू कारक कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र है, निम्नलिखित सूत्र से भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। गुणता गुणांक Q बराबर 2 पाई गुणित परिपथ में कुल संचित ऊर्जा ऊपर रहेगी और परिपथ के एक चक्र में यानी प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा नीचे रहेगी। किसी LCR परिपथ के लिए गुणता गुणांक हेतु सूत्र, क्योंकि इसमें सूत्र भी कहा लिखने के लिए, तो Q बराबर हो जाएगा 1/R √L/C। ठीक है, तो इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं अब यूनिट 5 अध्याय 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो पहला प्रश्न, माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत समझाइए। उत्तर है, माइक्रोवेव ओवन में ऊष्माधारक माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। कौन सी तरंगों का? ऊष्माधारक माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन तरंगों की आवृत्ति खाने की वस्तु में मौजूद जल के अणुओं की अनुनादी आवृत्ति के बराबर रखी जाती है, जिससे इन अणुओं को ये तरंगें गतिज ऊर्जा देती हैं, जिससे माइक्रो ओवन में रखे खाद्य पदार्थ तथा द्रव्य गर्म होते हैं, किंतु बर्तन नहीं। यही मुख्य सिद्धांत है। आपके लिए नॉलेज के लिए, माइक्रो ओवन में प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति 2450 मेगाहर्ट्ज होती है। प्रश्न दूसरा, एक्स किरणें किसे कहते हैं? इनके दो उपयोग लिखिए। तो आप जानते हैं वैसे फिर भी, एक्स किरणें जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की बौछार किसी उच्च गलनांक वाले धात्विक लक्ष्य या धातु के किसी प्लेट पर होती है तो क्या होता है, एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। ये ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं, जिनकी तरंग दैर्घ्य 10⁻13 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होती है। इनके दो उपयोग कहे थे, हमने 3 लिख दिए जिससे आपको याद रहे। पहला है, चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, आप जानते हैं एक्सरे इसी को कहते हैं। ठीक है, फिर क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने में, और तीसरा जासूसी करने में। जैसे कुछ लोग शरीर के अंदर या बैग के अंदर कुछ कीमती सामान छुपा करके ले जाते हैं, तो उनका पता लगा लिया जाता है एक्स किरणों की सहायता से। तो ये इनके उपयोग है। तीसरा प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, इसी को आप कह सकते हो आवृत्तीय तरंग दैर्ध्य में अपोजिट संबंध होता है ना, तो आप कह सकते हो घटती आवृत्ति के क्रम में। तो यानी घटती आवृत्ति के क्रम में आए तो भी यही लिखना है, और बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में आए तो यही लिखना है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा की होगी और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो की होगी। लेकिन आवृत्ति की बात करूं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, यानी सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा की होगी और सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की होगी। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य नंबर 1 गामा किरण, फिर एक्स किरण, फिर परावैंगनी किरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त किरणें और सूक्ष्म तरंग छठवां, और सातवां है रेडियो तरंगें। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, याद करने में काफ़ी विद्यार्थियों को कुछ परेशानी जाती है, इसलिए हम थोड़ी सा आप लोगों के लिए इस प्रश्न के लिए ट्रिक लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको आसानी जाएगी। तो देखते हैं वो ट्रिक। प्यारे विद्यार्थियों, एक छोटा सा वाक्य आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि XUV गाड़ी का नाम आपने सुना ही होगा। XUV गाड़ी बहुत महंगी होती है, लेकिन हमारे प्यारे विद्यार्थियों के रेंज में है, यानी गाड़ी XUV इन माई रेंज। अब सभी जो तरंगे हैं उनके हम थोड़ी से नाम लिख लें। गामा तरंग, गामा रे, एक्स रे और अल्ट्रा वायलेट, है ना, फिर विजुअल, फिर इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, अब देखिए गाड़ी, पहला सेंटेंस में शब्द क्या आता है, गाड़ी। तो जी से बना गाड़ी, ठीक है ना, यानी गाड़ी से बना गामा, गाड़ी की जी से बना गामा। फिर XUV, तो एक्स पहले आया, फिर यू, फिर वी, तो एक्स यानी एक्स रे, फिर यू यानी अल्ट्रा रे, और फिर वी यानी विजुअल यानी दृश्य प्रकाश,
फिर इन यानी इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त प्रकाश, फिर माई यानी माइक्रोवेव, और रेंज का अपन ने ले लिया आर यानी रेडियो वेव। तो इस तरीके से आप गाड़ी XUV इन माई रेंज से ये पूरे तरंगों को क्रम से याद रख सकते हैं। यहाँ पर घटती हुई आवृत्ति और बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में बताया गया है। अगर आपको दूसरे क्रम में रखना है या दूसरे वाक्य से भी इसको याद कर सकते हैं। देखिए, एक बाबा थे, बहुत सियाने थे, उनको दिखाई नहीं देता था, तो उनके लिए एक वाक्य है, थोड़ी सा ये हिंट है विद्यार्थियों, किसी के लिए अन्यथा ना लीजिएगा। बाबा रेडियो सुने अब, क्योंकि दिखाई नहीं देता था, तो बच्चे ने कहा, छोटे बच्चे ने, बाबा रेडियो सुने अब क्योंकि दिखाई ना दे। दिखाई तो नहीं देता था पर बोलते बहुत थे, पर XYZ सब कुछ बोले। फिर से पूरा वाक्य बोलते हैं, बाबा रेडियो सुने आप क्योंकि दिखाई ना दे, पर XYZ सब कुछ बोले। अब देखिए, यहाँ पर हम बाबा शब्द को अलग कर दें तो रे से बना रेडियो, ठीक है, सु से बना सूक्ष्म तरंग, अब के आ से बना अवरक्त, और फिर दिखाई यानी दृश्य, ठीक है, दृश्य, और फिर पर से बना पराबैंगनी, और एक्स से बना एक्स किरणें, और वाई गामा किरण का प्रतीक होता है ना, इस टाइप से वाई टाइप से, तो वाई से बना गामा किरण। ठीक है, इसमें यहाँ पर थोड़ी से क्रम पलट जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कौन सी तरंग आ जाती है, रेडियो तरंग आ जाती है, यानी यहाँ पर बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में लिखा हुआ, घटती हुई तरंग दैर्ध्य के क्रम में लिखा हुआ है। तो जैसा भी आए आप लिख सकते हैं, इससे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, कैसी लगी है ट्रिक जरूर बताइएगा। चौथा प्रश्न, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल C और चुंबकनशीलता μ0 और विद्युतशीलता ε0 में क्या संबंध होता है। तो ये बहुत आप लोगों को याद ही होगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल C बराबर होता है 1/√μ0 × ε0। ठीक है, तो ये सूत्र बस लिखना अपन को। पांचवा प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बहुत गुण होते हैं, पर यहाँ पर अपन ने 4 गुण लिखे हैं, क्योंकि 2 नंबर का ही तो प्रश्न है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, तो पहला है विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। दूसरा, ये तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। तीसरा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती हैं ये। फिर चौथा पॉइंट है, ये तरंगें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुणों का प्रदर्शन करती हैं। छठवां प्रश्न, पौधाघर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतों में CO2 और बादलों द्वारा पृथ्वी तल से परावर्तित अवरक्त विकिरण को सोखने की क्षमता होती है, जिससे पृथ्वी तल गर्म बना रहता है। इसका प्रयोग ठंडे क्षेत्रों में, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ पौधा घरों में किया जाता है। इसलिए इस प्रभाव को पौधा घर प्रभाव भी या ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी तल का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता। अपने उत्तर का कारण दीजिए। उत्तर, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो ये जो अभी आपने पढ़ा ना ग्रीन हाउस प्रभाव, वो नहीं होता। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का औसत पृष्ठीय ताप वर्तमान ताप से कम होता, क्योंकि वायुमंडल की उपस्थिति में पृथ्वी तल से उत्सर्जित विकिरण वायुमंडल में परावर्तित होकर के पुनः पृथ्वी तल पर आ जाता है, जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहा ना आपने, जिससे पृथ्वी तल का ताप बढ़ जाता है एवं निचला वातावरण गर्म बना हुआ है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो ये गर्म नहीं बना रहता, बहुत ठंडा हो जाता। ठीक है। आठवां प्रश्न, कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है एवं क्यों। तो कोहरे में अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि पहली बात, इनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तो तरंग दैर्ध्य अधिक होने से इनका प्रकीर्णन कम होता है, जिससे इनकी भेदन क्षमता अधिक हो जाती है। तो ये किरणें कोहरे व धुंध में भी अधिक दूरी तक जा सकती हैं। विद्यार्थी, कुछ इसी तरीके का उत्तर आएगा कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। ठीक है, तो लाल रंग का भी प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए अधिक दूर तक ये तरंगें चली जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट 6 अध्याय 10 तरंग प्रकाश की। तो पहला प्रश्न,
व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसका सबसे सही उदाहरण है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना और दूसरा पतली फिल्मों का रंगीन दिखाई देना। एक उदाहरण कहा था, हमने 2 उदाहरण बता दिए जिससे आपको याद आसानी से रहे। दूसरा प्रश्न, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को लिखिए, यानी व्यतिकरण होने के लिए क्या क्या शर्त आवश्यक होती हैं। तो पहला है दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम समान हो या अगर समान नहीं हो तो कम से कम लगभग समान होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट, दोनों तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलना चाहिए। चौथा पॉइंट, दोनों स्रोत यानी स्लिट भी कह सकते हैं आप, तो दोनों स्रोत या स्लिट एक दूसरे के निकट होना चाहिए, अत्यंत निकट होना चाहिए। फिर पांचवा, दोनों स्रोत अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी तरंगें निकलेंगी तो व्यतिकरण स्पष्ट प्राप्त नहीं होगा। फिर छठवा, प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। सातवां, तरंगों का कलांतर नियत होना चाहिए। आठवां, तरंगें अध्रुवित होना चाहिए और अगर यदि ध्रुवित हैं भी तो उनका ध्रुवण तल समान होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, हाइगन के तरंग सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित या मुख्य अभिग्रहित लिखिए। तो हाइगन के तरंग सिद्धांत के अभिग्रहित, विद्यार्थियों इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आता है हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, वो एक अलग प्रश्न है और ये अलग प्रश्न है, ये हाइगन का सिद्धांत है। ठीक है, तो हाइगन के तरंग सिद्धांत के अभिग्रहित, पहला, प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। हाइगन ने माना कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। दूसरा, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समांगी भारहीन माध्यम ईथर व्याप्त है। तीसरा, प्रकाश इसी काल्पनिक माध्यम ईथर में गमन करता है। चौथा, इन तरंगों का वेग अत्याधिक किंतु नियत होता है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है। फिर पांचवा, ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। छठवा, विभिन्न रंगों की तरंगों की आवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। प्रश्न चौथा, प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। आप समझ सकते हैं कि यदि n तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, n तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण उस बिंदु का विस्थापन y1, y2, y3 डैश 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 yn, ऊपर वेक्टर लगा लीजिएगा, विस्थापन सदिश राशि है, हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु का परिणामी विस्थापन y बराबर y1 + y2 + y3 डैश 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 yn + yn, यानी सदिश योग के बराबर हुआ परिणामी विस्थापन। ठीक है। पांचवा प्रश्न, कला संबद्ध स्रोतों से क्या तात्पर्य है। तो कला संबद्ध स्रोत, ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां समान हो। क्या समान हो? आवृत्तियां समान हो तथा कलांतर कैसा होना चाहिए? नियत। तभी तो कला संबद्ध स्रोत कहलाए है ना, कि कलांतर नियत होना चाहिए अथवा शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो कला संबद्ध स्रोत के लिए शर्तें अगर पूछी जाए तो ये शर्तें हैं कि दोनों की आवृत्तियां बराबर होना चाहिए और दूसरा कलांतर शून्य अथवा नियत होना चाहिए। ठीक है। छठवां प्रश्न, कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से उतरता है तो कभी कभी टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र हिलता हुआ पाते हैं, क्यों? तो उत्तर है, कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान टीवी सिग्नलों को परावर्तित कर देता है। तो जब स्टेशन से आने वाले सीधे सिग्नल, मतलब एक हुआ जो स्टेशन से सीधा सिग्नल आ रहा है, दूसरा हो गया परावर्तित सिग्नल। तो जब सीधे सिग्नल और परावर्तित सिग्नल व्यतिकरण करते हैं
तो टीवी स्क्रीन पर चित्र हिलने लगते हैं। 7वां प्रश्न, हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, पहला, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगें कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंगों के वेग से आगे बढ़ती हैं। तीसरा पॉइंट, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया अनवलोक, यानी जिसे आप स्पर्श करता हुआ पृष्ठ भी कह सकते हैं, तो इन्हें स्पष्ट करता हुआ पृष्ठ उस क्षण एक नए तरंगाग्र की स्थिति को दर्शाता है। इस सिद्धांत को कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये प्रकाश स्रोत हो गया, ये ऐसे एक प्रकाश स्रोत हो गया। अब यहाँ से एक तरंगाग्र हो गया, बिंदु आकार का प्रकाश होते गोली तरंगाग्र ले लिया अपन ने। अब इस तरंगाग्र पर कहीं पर बिंदु रख दें, यहाँ पर बिंदु रख दें, यहाँ पर कहीं भी बिंदु रख दें, तो ये बिंदु लिखा ना, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु यानी ये बिंदु तरंग स्रोत का तरह कार्य करेगा। यानी यहाँ से आप ये मान सकते कि यहाँ से फिर से तरंगें निकल रही हैं, इस टाइप से फिर से ये तरंगें निकल रही, तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा। ठीक है। फिर यहाँ से नई तरंग उत्पन्न हुई, ये जो नई तरंग उत्पन्न हुई है इनको अपन कहेंगे कौन सी तरंग, द्वितीयक तरंगें कहेंगे। फिर द्वितीयक तरंगें कैसी बढ़ती हैं, कहा ये द्वितीयक तरंगें मूल तरंग की, यानी जिस स्पीड से ये बढ़ रहा था उस स्पीड से ये भी आगे बढ़ेंगी, है ना। तो द्वितीयक तरंगें मूल तरंगों के वेग से भी आगे बढ़ती हैं। तीसरा है कि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगों पर खींचा गया एक पृष्ठ, यानी यहाँ पर हम एक पृष्ठ खींच दें ऐसे टाइप से, ये तो ये क्या दर्शाएगा, ये पहला तरंगाग्र, ये दूसरा तरंगाग्र। तो खींचा गया पृष्ठ एक नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है, एक नया तरंगाग्र बन गया। ठीक है। वैसे आपके पाठ्य पुस्तक में डिटेल से पूरा चित्र बना हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं यूनिट 7 अध्याय 11, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। पहला प्रश्न, कार्यफलन एवं देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। तो पहले कार्यफलन, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, इसे फाई से दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ आवृत्ति होती तो ये देहली आवृत्ति बन जाती है ना। तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। इसे ν0 से दर्शाते हैं। कार्यफलन और देहली आवृत्ति में संबंध होता है फाई बराबर h न्यू, जहाँ ν0 जहाँ h प्लांक नियतांक है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, जबकि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए प्रकाश पुंज की न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। प्रश्न दूसरा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी कि नाम ही स्पष्ट है ना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की परिघटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो यह निम्न प्रकार के होते हैं। आप नाम लिखेंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, पूरा थोड़ी से शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। पहला है तापायनिक उत्सर्जन, नाम से ही स्पष्ट है ना, तापायनिक यानी ताप से संबंधित होगा, है ना। तो किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति यानी कौन सी आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, का प्रकाश पुंज आपतित कराने से उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। फिर है क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र यानी प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो किसी धातु पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने से धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, इसको क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। और द्वितीयक उत्सर्जन कैसा होगा कि इन किन्हीं भी प्रकारों से पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लें और ये इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरी धातु से टकराएंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो द्वितीयक उत्सर्जन होगा। देखें कैसा, किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के आपतित होने से धातु की सतह से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन
द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। तीसरा प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जब किसी धातु सतह पर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पुंज आपतित कराया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एवं जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। निश्चित आवृत्ति जो होती है उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। चौथा प्रश्न, विकिरण की द्वैत प्रकृति को समझाइए। द्वैत यानी दोहरी प्रकृति, ठीक है ना, दोहरी प्रकृति को समझाइए। उत्तर, विकिरण कुछ परिघटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण में तरंग की भांति, ठीक है, तथा कुछ परिघटनाओं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव या कॉम्पटन प्रभाव में कणों की भांति का व्यवहार करता है, यानी तरंगों की भांति का भी व्यवहार करता है और कणों की भांति का भी व्यवहार करता है। तो इसी विकिरण की इसी प्रवृत्ति को उसकी द्वितीय प्रकृति कहते हैं। पांचवा प्रश्न, तापानिक उत्सर्जन क्या है? तापानिक उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होना चाहिए? आपने पढ़ ही लिया है, फिर से रिपीट कर देते हैं कि किसी धातु को गर्म करने पर उससे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। तापानिक उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला, धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए ताकि कम ताप पर ही उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए, ठीक है। दूसरा, धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए, नहीं तो गर्म करेंगे तो पिघलने लग जाएगी, ठीक है। तो दूसरा, धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए जिससे वह गर्म करने पर पिघल ना जाए। छठवां प्रश्न, डी ब्रॉगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता? ठीक है, उत्तर है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य आप जानते हैं लैम्डा बराबर होता है h/mv, यानी कि m और लैम्डा में क्या संबंध हुआ? तो अपन कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो दैनिक जीवन में द्रव्य का द्रव्यमान अधिक होने से, यानी m का मान अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? लैम्डा का मान कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान अधिक होने से, दैनिक जीवन में द्रव्य का द्रव्यमान अधिक होने से लैम्डा काफ़ी कम हो जाता है। अतः डी ब्रॉगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता, यानी दिखाई नहीं देता, ठीक है। सातवां प्रश्न, फोटो सेल का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि एवं दो उपयोग लिखिए, ठीक है। तो पहले फोटो सेल अपन देख लेते हैं, यहाँ पर नामांकित चित्र भी हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर विद्यार्थी ये जो बना है ये कांच का गोली कवच, ये बल्ब है, ठीक है, कांच का गोली कवच है, ठीक है। और इसमें ये जो ऐसे ऐसे करके ये जो बनाए गए हैं ये छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे जमाए गए हैं, ये क्या है? क्षारीय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आदि का यहाँ लेपन कर दिया जाता है उस कांच के बल्ब के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ी सा भाग खुला रहता है जिससे प्रकाश पुंज अंदर आ सके। और बल्ब के बीचों बीच ये धातु के तार का यहाँ पर एनोड लगा देते हैं, ठीक है। ये अब इसका संबंध ये बैटरी के धन से कर देते हैं। और ये जो धातु का लेपन है ये खुद कैथोड का कार्य करेगा, यानी कैथोड का कार्य, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, कैथोड एनोड। तो कैथोड का कार्य क्या करेगा? एनोड तो समझ गए आप, धातु का रिंग जो बना हुआ है एनोड है। ये जो कैथोड का कार्य ये करेगा, जो धातु का जो लेपन लगाया है आपने सोडियम, पोटेशियम इत्यादि का, तो ये कैथोड का कार्य करेगा। तो कैथोड का कनेक्शन ले जा करके ऋण से ऋण कर देते हैं, बीच में अमीटर और ये धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। अब देखें, जब प्रकाश पुंज यहाँ से ये आपतित हुआ तो प्रकाश पुंज आपतित हुआ तो इसके अंदर जाएगा। तो ये जा कर के ये जो धातु का जो लेपन आपने किया है, सोडियम, पोटेशियम, प्रकाश उद्दीप्त जो धातु होती, प्रकाश सेंसिटिव धातु होती, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, तो इनसे प्रकाश पुंज जब जा कर के टकराता है निश्चित आवृत्ति का, ये देखिए प्रकाश पुंज की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? उसकी देहली आवृत्ति ν0 से अधिक होना चाहिए। तो जब इस आवृत्ति का प्रकाश पुंज इसमें टकराएगा तो इस धातु, मतलब ये जो धातु है ना, ये इनकी सतह से एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। ये जो ग्रीन कलर में बताया अपन ने, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एनोड के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनोड का संबंध धन से है, तो धन से की ओर इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, आकर्षित होंगे तो इसकी ओर चलने लगेंगे और परिपथ पूर्ण हो जाता है और धारा बहने लगती है, ठीक है। तो इसका उपयोग
विद्युत परिपथ में एक स्विच की भांति इसका उपयोग किया जाता है। यानी जैसे ही ये तरंग ये प्रकाश स्रोत आना बंद हो जाएगा तो परिपथ भंग हो जाएगा, और प्रकाश स्रोत आएगा तो फिर ये परिपथ चालू हो जाएगा, यानी एक स्विच की भांति कार्य करता है। दूसरा प्रकाश तीव्रता का मापन में, और तीसरा चलचित्र में, और चौथा ध्वनि के अभिलेखन एवं पुनः उत्पादन में। तो विद्यार्थियों, इन्हीं प्रश्नों में से और इन्हीं इकाइयों से ही 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाना है निश्चित तौर पे, तो आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी रही आज की कक्षा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियो आप तक कंटिन्यू सबसे पहले मिलते रहेंगे। और एक छोटी सी जिम्मेदारी आप लोगों को भी देते हैं कि विद्यार्थियों अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करें, जिससे हमारा ये जो छोटा सा प्रयास है ये सभी अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके और सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। तो विद्यार्थियों, अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में फिर एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से इन प्रश्नों का अध्ययन करें। बाय। जय हिंद।